नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन रूस के बीच संघर्ष विराम की कोशिशें शुरू। बेलारूस सीमा पर दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा ने बुलाया विशेष सत्र। यूक्रेन संकट को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक। भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए 4 केंद्रीय मंत्री करेंगे यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक करीब 1400 भारतीयों की वतन वापसी। पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का होगा बेहतर इस्तेमाल। डीपीआईआईटी के बजट बाद वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे को और विकसित करने में पीएम गति शक्ति की होगी अहम भूमिका। मणिपुर में पहले चरण की 38 सीटों पर मतदान संपन्न। दूसरे चरण के लिए प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश में 292 विधानसभा सीटों पर मतदान का काम पूरा। बाकी बचे 2 चरणों के लिए सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर। जनवरी में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 3.7% बढ़ा। देश की आर्थिक वृद्धि दर तीसरी तिमाही में बढ़कर 5.4% पर पहुंची। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार यूक्रेन संकट का भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है। चेन्नई में तमिलनाडु के उद्योगपतियों के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार आयात और निर्यात से संबंधित सभी विभागों के साथ परामर्श कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उड्डयन क्षेत्र अगले 10-15 साल में भारत तेजी से विकास करेगा। सिविल एविएशन और कार्गो पर 13वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 सालों में अतिरिक्त 70 हवाई अड्डे बनाए थे। भारत अगले 10 से 15 सालों में अपने 720 विमानों के बेड़े से बढ़कर 1000 से 2000 विमानों का हो जाएगा। महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित परली ताप बिजली संयंत्र में कोयले की कमी के चलते 3 बिजली उत्पादन इकाइयों में से 1 को बंद कर दिया गया है। तीनों इकाइयों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए आमतौर पर 30,000 टन कोयले की आवश्यकता होती है। इस समय संयंत्र में लगभग 16,000 टन कोयला है। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है। आज भी कोरोना मामले में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,013 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.56% हो गई है। 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उधमपुर जिले के पास हुए भूस्खलन की वजह से इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों की संख्या में वाहन फंस गए हैं। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और रास्ते को यातायात के लिए खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। पूर्वी तट के इलाके में आई बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिस्बेन और उसके आसपास के इलाकों में 2011 के बाद आई ये सबसे बड़ी भीषण बाढ़ है। रूस के डेनिल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले दुनिया के 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। मेदवेदेव ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को पहले पायदान से हटाया है। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष विराम को लेकर कोशिशें शुरू हो गई हैं। बेलारूस की सीमा पर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत हो रही है। दोनों मुल्कों के प्रतिनिधि अपनी दुश्मनी को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल में रक्षा मंत्री अलेक्सी रेजनिकोव, सत्ताधारी सर्वेंट ऑफ द पीपल गुट के प्रमुख डेविड अरखामिया और उप विदेश मंत्री निकोले टॉचटिस्की शामिल हैं। वहीं रूस के प्रतिनिधि मंडल में मिन्स्क में मॉस्को के राजदूत, रूस के उप रक्षा मंत्री, एक वरिष्ठ सांसद और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की शामिल हैं। वैसे इस बातचीत पर दुनिया भर की निगाहें हैं, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस बातचीत के जरिए युद्ध का कोई समाधान निकलेगा या नहीं। रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया था और अभी भी दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है, जिससे तनाव और बढ़ गया है। इस आदेश के बाद यह खतरा बढ़ गया है कि यह तनाव अब परमाणु युद्ध में बदल सकता है। रूसी सैनिकों और यूक्रेनी सेना के बीच घमासान जारी है। रूस की सेना और ट्रैक
टैंक यूक्रेन में काफी अंदर तक घुस आए हैं और राजधानी के आसपास पहुंच गए हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुस चुके हैं और वहां सड़कों पर लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में मामला दर्ज कराया है। यूक्रेन ने रूस पर जनसंहार की योजना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही अदालत से युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने और रूस को क्षतिपूर्ति देने संबंधी निर्देश देने का भी आग्रह किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण से मॉस्को से सैन्य अभियानों को तत्काल बंद करते हुए अहम कदम उठाने संबंधी निर्देश देने का आग्रह किया गया है। यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। यूक्रेन के हालात पर भारत पैनी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों समेत भारतीयों को बहाल करके निकालने की प्रक्रिया में तालमेल के लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के पड़ोसी देशों से भेजने का फैसला किया है। ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला समेत कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और वी.के. सिंह भारत के विदेश दूत के तौर पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के अभियान के लिए तालमेल का काम रोमानिया और मालदोवा से संभालेंगे, जबकि किरण रिजिजू स्लोवाकिया जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे और वी.के. सिंह भारतीयों को निकालने का प्रबंध करने के लिए पोलैंड जाएंगे। इन मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला करने के एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्धग्रस्त देश में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उन्हें बाहर निकालना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने रविवार को भी यूक्रेन संकट पर एक बैठक की थी और उसकी अध्यक्षता की थी। दूसरे देश के अंदर भी बातचीत करने से कई चीजें हल हो जाती हैं जो आधिकारिक तौर पर शायद ना हल हों। तो इन सब चीजों को देखते हुए 4 लोगों को भेजा गया है और मैं पोलैंड जा रहा हूँ। हरदीप पुरी जी हंगरी जा रहे हैं, किरण रिजिजू जी स्लोवेनिया जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं और सिंधिया जी रोमानिया और मोल्दाविया देखेंगे। तो एक तरीके से समन्वय करते हुए लोगों को निकालने की चेष्टा की जाएगी। तरीके से समन्वय करके लोगों को निकालने की चेष्टा की जा रही है। भारत पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन से जल्दी जितने भी भारतीय वहां फंसे हैं उनको निकालने का पूरा प्रयास करे। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठकें हो रही हैं, जिनमें यूक्रेन पर रूस के हमले, संघर्ष विराम और यूक्रेन पर बढ़ते तनाव को लेकर व्यापक चर्चा की जाएगी। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आहूत करने पर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक मार्ग और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। इससे 2 दिन पहले यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव को रूस ने वीटो के जरिए बाधित कर दिया था। There is no other choice but to return back to the path of diplomacy and dialogue. Our Prime Minister has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. We continue to be deeply concerned about the safety and security of Indian nationals, including a large number of Indian students who are still stranded in Ukraine. Our evacuation efforts have been adversely impacted by the complex and uncertain situation at the border crossings. इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। एयर इंडिया की एक और उड़ान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंची है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को भारत शनिवार से ही रोमानिया और हंगरी के रास्ते से देश वापस ला रहा है। रोमानिया और हंगरी यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया अपने 6 विमानों से अभी तक 1396 भारतीयों को स्वदेश ला चुकी है। जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का। We were so in hectic and so frustrated at that time. There was only hope कि हमें एम्बेसी घर पहुंचा दे बस। हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही है, जिसकी वजह से यहाँ आना पड़ रहा है सबको। और
फायरिंग हो रही है चारों तरफ। काफ़ी चीज़ें वहाँ जो है वो अभी सोल्व नहीं हुई, लेकिन बॉर्डर से क्रॉस होने के बाद से लेके यहाँ तक हमें किसी भी चीज़ की दिक्कत हमें सामना नहीं करना पड़ रहा। Students are really frustrated with no food, cold weather, stuck in an foreign country. So वतन वापसी के बाद राहत की सांस लेते इन छात्रों को आप सुन रहे थे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कीव में फंसे सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन की राजधानी में रेलवे स्टेशन पहुंचाने की सलाह दी है ताकि वो युद्धग्रस्त देश के पश्चिमी हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सकें। दूतावास ने कहा है कि कीव में कर्फ्यू हटा लिया गया है और वे शहर से बाहर निकलने के लिए रेलवे स्टेशन जा सकते हैं। यूक्रेन रेलवे लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। The weekend curfew was lifted today in Kyiv. Our embassy has issued two advisories today, basically requesting students, asking students, subject to safety of course, to make their way to the railway station in Kyiv for onward journey to the western areas. इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर भारत यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यूक्रेन के राजदूत के अनुरोध के मुताबिक हम दवाओं सहित मानवीय सहायता को यूक्रेन भेजेंगे। कॉन्फ्लिक्ट जब तक चले ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड है। कल फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि हमने रेड क्रॉस से भी बात की है, वो भी वेट कर रहे हैं। जैसा ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट में रुकावट हो या पॉज हो या कुछ ह्यूमैनिटेरियन ऑप्शंस हो तो रेड क्रॉस भी इन्वॉल्व होती है ऐसी चीज़ों में। हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा मौका मिले कुछ असिस्टेंस देंगे, बट कॉन्फ्लिक्ट जोन में कभी कभी इट इज़ बेटर टू स्टे सेफ। वहीं अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस के केंद्रीय बैंक और सरकारी निवेश कोष पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन रूस जंग के 5वें दिन अमेरिका ने बेलारूस के मिन्स्क में अपने दूतावास को फिलहाल के लिए बंद करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की सीधी आपूर्ति करने की मंजूरी दी है। हालांकि अब तक ये नहीं बताया गया है कि यह आपूर्ति कब तक की जाएगी। इससे पहले जर्मनी ने घोषणा की थी कि वो यूक्रेन को 500 स्टिंगर मिसाइल और दूसरे हथियारों की आपूर्ति करेगा। उच्च गति वाले स्टिंगर बहुत सटीक होते हैं और हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूक्रेनी अधिकारी इन शक्तिशाली हथियारों को मुहैया कराने का अनुरोध कर रहे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी घोषणा की है कि वो रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने के लिए घातक सैन्य हथियार मुहैया कराएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कौन से हथियार मुहैया कराएगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की न्यास निधि में $30 लाख का योगदान देने, गैर घातक सैन्य उपकरण देने और चिकित्सीय आपूर्ति करने की घोषणा की थी। इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार देने वाली मिसाइलें देने का फैसला किया है। इसके साथ ही उसने युद्धग्रस्त देश में इस क्षेत्र में हथियार का निर्यात नहीं करने की द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही अपनी विदेश नीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने संसद के विशेष सत्र में दिए भाषण में कहा कि ये नई वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि जर्मनी यूक्रेन को टैंक रोधी हथियार और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भेज रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोप और कनाडा ने कहा है कि वे रूसी विमानन कंपनियों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर देंगे, जिससे अमेरिका पर भी ऐसा करने का दबाव बढ़ेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोपीय संघ रूसियों के स्वामित्व वाले पंजीकृत या नियंत्रित विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद कर देगा। उन्होंने कहा कि रूस के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। इधर रूस ने ब्रिटेन और जर्मनी सहित 36 देशों की एयरलाइनों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। We will stop Putin from using his war chest. We will paralyze the assets of Russia's central bank. This will freeze its transactions, and it made it impossible for the central bank to liquidate assets. And finally, we will work to prohibit Russian oligarchs from using their financial assets on our markets. तो ये तो था यूक्रेन और रूस की स्थिति का ताज़ा हाल। और अब बढ़ते हैं आगे और विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर।
मणिपुर विधानसभा के पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया है। कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आज 5 जिलों की 38 सीटों के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में 78% से ज्यादा मतदान की खबर है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। क्या आम क्या खास, सभी मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। राज्य में चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने के करीब आधे घंटे के भीतर राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उप मुख्यमंत्री युमनाम जयकुमार सिंह ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले। इस चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन 38 सीटों में से इम्फाल पूर्व में 10 निर्वाचन क्षेत्र, इम्फाल पश्चिम में 13, बिष्णुपुर में और चुराचांदपुर में 6 और कांगपोकपी जिले में 3 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस चरण के लिए जिन विधान क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ है उनके प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एन बीरेन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष वाई खेमचंद सिंह, उप मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार युमनाम जयकुमार और कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष एन लोकेश सिंह शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान 5 मार्च को होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। उत्तर प्रदेश में बाकी बचे चरणों के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों के दिग्गजों ने अंतिम 2 चरणों के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की है। महाराजगंज की इस उपजाऊ मिट्टी को ईश्वर ने खास वरदान दिया है, लेकिन घोर परिवारवादियों की सरकारों ने आपको विकास से जानबूझकर वंचित रखा है। बढ़ते आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जनता को डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को माफियाओं से मुक्त करवाकर गरीबों के लिए घर बनाने का काम किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जौनपुर के मछली शहर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अपने काम का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ बीजेपी दे सकती है, विपक्ष में इतनी ताकत नहीं है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कानून का राज जारी रखना है तो बीजेपी को ही जिताना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उन्होंने बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास कार्य किए हैं, साथ ही प्रदेशवासियों को अनवरत बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करवाई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भ्रष्टाचार और जनता को ठगने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के बलिया में रोड शो कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट देने की अपील की। उनके रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। अब नजर कुछ और बड़ी खबरों पर। पीएम गति शक्ति पहल बेहतर समन्वय और निगरानी के जरिए देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे को और विकसित करने में मदद करेगी। डीपीआईआईटी के बजट बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। उन्होंने निजी क्षेत्र को सरकार के साथ साझेदारी करने और निवेश बढ़ाने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना है जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अंतर को पाटने का काम करेगी। इससे साजो सामान की लागत को कम करने में मदद मिलेगी। देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। हमारी सरकार नॉर्थ ईस्ट के संतुलित विकास के लिए भी कमिटेड है।
और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे राज्यों की खबरें और साथ ही आपको बताएंगे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बेहद अच्छी खबर। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। What is India's perspective on global issues? How is India navigating its bilateral and multilateral relations? How do we decode foreign policy? And what is the impact India is having on the world? For an in-depth analysis of international affairs, watch Diplomatic Dispatch with me, Vikas Baru, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन 2698 करोड़ रुपए की तीसरी अनुपूरक बजट मांग सदन में पेश की गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट मांग विधानसभा के समक्ष अनुमति के लिए रखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन पर लिखी किताब का चेन्नई में विमोचन किया। इस दौरान आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के माजुली में बीजेपी उम्मीदवार भुवन गाम के लिए चुनाव प्रचार किया। उनके केंद्रीय मंत्री बनने के बाद खाली इस सीट पर 7 मार्च को उपचुनाव होना है। ओडिशा में हुए पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेडी ने 610 जिला परिषद सीटों में से 542 में जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी को 31 और कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी के बंद का मिला-जुला असर देखने को मिला। पार्टी ने पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव के दौरान हुई हिंसा के विरोध में राज्य में 12 घंटे का बंद का आह्वान किया था। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया है। इससे पहले नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद ईडी कार्यालय वापस लाया गया था। ओडिशा में 7वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ाई आज से फिर शुरू हो गई है। राज्य में कोरोना की वजह से स्कूल 2 वर्ष से बंद थे। बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक के बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। नए पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कुछ इलाकों में बुधवार को हल्की बारिश होने का अनुमान है। विक्षोभ का प्रभाव 2 मार्च को राज्य के बीकानेर संभाग और जयपुर संभाग के शेखावटी क्षेत्र में रहेगा, जिससे इन इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिल्ली के जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिकों, शिक्षकों और शोध से जुड़े छात्रों को सम्मानित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद दिलाई, बल्कि इसे 75 वर्षों तक बनाए रखने में भी मदद की। आज़ादी के 75 साल भी हैं, साइंस विज्ञान के 75 साल भी हैं, और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी का सफ़र भी आज़ाद हिंदुस्तान के सफ़र के साथ ही मिलता जुलता रहा है। और अब एक अच्छी खबर, देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है। 8 बुनियादी उद्योगों का उत्पादन जनवरी 2022 में 3.7% बढ़ा है। एक साल पहले समान अवधि में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 1.3% रही थी। आज जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कोयला, प्राकृतिक गैस और सीमेंट क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों का उत्पादन बेहतर हो रहा है। हालांकि जनवरी में कच्चे तेल और उर्वरक उत्पादन में गिरावट आई। दिसंबर 2021 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.1% बढ़ा था। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में 5.4% रही है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 0.7% थी।
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मोरारजी देसाई की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और कई संसद सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। और आज की खबर में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चंडीगढ़ में हुए रोज फेस्टिवल की तस्वीरों के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।